सब बोलते हैं पढ़ाई करो लाइफ सेट हो जाएगी, लेकिन आज एक सिंपल सा सवाल है, एजुकेशन का एक्चुअल मतलब क्या है? डिग्री, मार्क्स या रियल कैपेबिलिटी? और अगर एजुकेशन इतनी पावरफुल है तो फिर इतने सारे ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड क्यों है? आज के स्टूडेंट्स कंफ्यूज है। आज लोगों का अटेंशन स्पैन 8 सेकंड से भी कम रह गया है, लेकिन हमारा जो सिस्टम है वो अभी भी 40 मिनट्स के लेक्चर्स पर चल रहा है। इंग्लिश और कंप्यूटर जैसे कोर्सेज 12 साल पढ़ाने के बाद भी बच्चे अपने 12 की छुट्टियों के बाद 3-3 महीने के 4-4 महीने के कोर्सेज लेना पड़ता है उन्हें। तो इसमें एक्चुअल में किसकी गलती है, सिस्टम की, टीचर्स की या फिर स्टूडेंट्स की? ऐसे ही बहुत सारे सवालात जो बच्चे को कंफ्यूज करते हैं उसके करियर के रिगार्डिंग, जैसे पेरेंट्स का प्रेशर कितना इंपॉर्टेंट है, और इन सारे सवालात के जवाब जानने के लिए आज ये पॉडकास्ट हमने रखा है। और ये पॉडकास्ट कोई मोटिवेशनल कम्युनिकेशन नहीं है, कोई मोटिवेशनल टॉक नहीं है, कोई शुगर कोटिंग नहीं है, बल्कि रियलिटी चेक है बच्चे की कंफ्यूजन से लेकर क्लियरिटी तक। और इस पॉडकास्ट में हमको क्लियर रास्ता दिखाने के लिए, हमें गाइड करने के लिए हमारे साथ मौजूद है फहीम अब्दुल बारी सर। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को ना सिर्फ टीच किए हैं बल्कि उन्हें गाइड भी किए हैं। उन्हें काफी इयर्स का एक्सपीरियंस है और हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट्स में सर के करियर गाइडेंस के सेशन भी मुनक्किद होते हैं। और भिवंडी में अगर एजुकेशन का नाम आए तो सर का नाम आना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि सर ने भिवंडी में काफी खिदमत अंजाम दिए हैं अपनी। सर, आपका स्वागत है, आपका वेलकम है थिंक विद कैफ पर। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप पेरेंट्स से स्टूडेंट्स हैं तो इस पॉडकास्ट को लास्ट तक देखिए, और अगर आपके भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। हम पॉडकास्ट अब स्टार्ट करते हैं। सर, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू यू डिफाइन एजुकेशन टुडे, एंड इज इट अबाउट डिग्रीज और इज इट अबाउट बिल्डिंग कैपेबिलिटीज? एंड डू यू अग्री अबाउट दैट आइडिया जो आज लोगों ने एक कंसेप्ट बना लिया है, एजुकेशन इज इक्वल टू अर्निंग, यानी तालीम को पैसा कमाने का एक जरिया बना लिया है? तो आप इस बात से कितना मुत्तफिक है? सबसे पहली बात जो है वो कि एजुकेशन क्या है, इस पर मैं नेल्सन मंडेला, जो बहुत ही रिफॉर्मिस्ट रहे हैं, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रहे हैं, उनका एक बहुत मशहूर कॉल है कि एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेपन दैट यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। यानी तालीम या एजुकेशन वो हथियार है हमारे लिए जिससे हम जो है दुनिया को बदल सकते हैं। तो जाहिर सी बात यह है कि ये सवाल, इस अगर कॉल की रोशनी में हम देखें तो हमारे सामने ये बात क्लियर हो जाती है कि तालीम का, एजुकेशन का, शिक्षा का महत्व इस मानों में है कि हम किस तरीके से दुनिया को बदलने की कोशिश करें। ये सही बात है कि एजुकेशन का एक पर्पस, बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस ये भी है कि लोग इसलिए जो है वो पढ़ते हैं, तालीम हासिल करते हैं, डिग्री हासिल करते हैं, ताकि वो जो है वो आगे चल के अपना एक अच्छा करियर बनाए, अच्छी उनकी अर्निंग हो, उनकी इनकम बढ़े। ये उसका एक पार्ट हो सकता है, लेकिन दिस इज नॉट द सोल पर्पस ऑफ द एजुकेशन। तो एजुकेशन को सिर्फ इस नुक्ते नजर से, इस पर्सपेक्टिव में ना देखा जाए कि एजुकेशन का मकसद सिर्फ इनकम हासिल करना। सोसाइटी के अंदर चेंज आए, इंसान के बिहेवियर में चेंज आए, इंसान पॉजिटिव चेंजेस ला सके, ये एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट, अहम काम है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो हमारी जिंदगी में एजुकेशन प्ले करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि इफ यू कंपेयर एजुकेशन अक्रॉस 3 जनरेशंस, जैसे एक हमारे लास्ट जनरेशन जो थी मिलेनियल्स, नाउ द करंट जनरेशन इज जेन ज़ी एंड द अपकमिंग जनरेशन, जनरेशन बीटा. So what are the biggest differences in how they learn, think and choose careers? सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है चेंज को अडॉप्ट करना। चेंज को अडॉप्ट करने का मतलब ये होता है कि आप तीनों जनरेशन या और भी पहले की जनरेशन और आने वाली जनरेशन में हमेशा एक चीज महसूस करेंगे कि चेंज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस दौर में जी रहे हैं उस दौर में क्या चीजें आपके पास अवेलेबल हैं, क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या रिसोर्सेस हैं, आप उनके साथ काम करते हैं। आप आज से 50 साल पहले किसी तालिब इल्म के, किसी स्टूडेंट को आज के स्टूडेंट से कंपेयर बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि उनके सामने सिनेरियो अलग था, आज सिनेरियो अलग है। तब टेक्नोलॉजी अलग थी, आज टेक्नोलॉजी बहुत अलग है। तो इन सारी चीजों का असर इंसान के सोचने, समझने और करियर की चॉइस पर पड़ता है। पुराने वक्तों के अंदर हमारे पास इतने रिसोर्सेस नहीं थे, हमारे पास ऐसे लोग नहीं थे जो हमको जो है करियर के बारे में बातें बताते थे या वो चीजें हमारे सामने आती थी, या कम लोग थे जो हमको गाइड करने वाले थे। आज इंटरनेट का जमाना है, इंफॉर्मेशन एज है। आज इंफॉर्मेशन आपके एक क्लिक के ऊपर मौजूद है। आपको किसी एक करियर काउंसलर की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो आप बहुत सारी चीजें इंटरनेट से हासिल कर सकते हैं। इंटरनेट के आने से पहले शायद ये चीज मुमकिन नहीं थी, लेकिन अब ये चीज मुमकिन है।
आज एआई का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। आप जो सोचते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी उस सोच के मुताबिक आपको आंसर करता है। आज से 20 साल 25 साल पहले ये चीजें मुमकिन नहीं थी। तो जैसे जैसे जमाना बदलेगा वैसे वैसे लोगों के सोचने समझने रिसोर्सेस को इस्तेमाल करने का तरीका बदलेगा और उसी के मुताबिक करियर की चॉइस के तरीके भी बदलते जाएंगे। तो पुराने वक्तों के अंदर कुछ लिमिटेड कोर्सेस थे, लोग उन्हीं के पीछे जाते थे, कुछ लोग बिजनेस की तरफ जाते थे। अब जो है वो नए दौर के अंदर बहुत सारे नई चीजें आ रही है। अब आज की डेट के अंदर आप देखिए, मैं आपको आज के इस पॉडकास्ट में बताऊं कि क्या आज से 5 साल 10 साल पहले जो है पॉडकास्ट भी एक करियर हो सकता था, लेकिन आज जो है पॉडकास्ट भी एक करियर है जिसके जरिए हम लोगों को इन्फॉर्म कर सकते हैं, जिसके जरिए हम लोगों को बता सकते हैं, घर बैठे हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो ये चेंजेस है जिनको अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है। ओके सर, मतलब आपने बहुत अच्छा एक एग्जांपल दिया कि आज से कुछ साल पहले तक के जैसे कंटेंट क्रिएशन है और स्पीकर एंड पॉडकास्ट, ये सारे करियर्स ऑप्शन नहीं थे, लेकिन अब जैसे टाइम चेंज हुआ तो लोगों ने चेंजेस को अडॉप्ट करके इन सारी चीजों को भी एक करियर बना लिया। तो जैसे आपका कहना है कि जैसे जैसे वक्त जाएगा चेंजेस आएगा, लोगों को उसे अडॉप्ट करना चाहिए, उसका यूज टू होना चाहिए और अपने करियर को उसके अकॉर्डिंग सेट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही। बट सर, अगर इसी के अकॉर्डिंग एक और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि करियर चेंजेस हो रहे हैं, लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन एक सिंपल सी चीज के अगर स्टूडेंट्स को केजी से लेकर 12 तक हम बात करें तो इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है और कंप्यूटर क्लास, कंप्यूटर के लेक्चर्स भी होते हैं, पूरा कंप्यूटर लैब होता है हर स्कूल में, लेकिन उसके बावजूद भी जब बच्चे का 12th फिनिश्ड हो जाता है तो उसके बाद बच्चे 3 मंथ्स 4 मंथ्स का जो गैप होता है उसके अंदर अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए, कंप्यूटर सीखने के लिए, बेसिक कुछ MS ऑफिस एक्सेल जैसे सीखने के लिए वो क्रैश कोर्सेज ज्वाइन करते हैं, उनकी फीस पे करते हैं। अगर 12 साल आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, आपको कोई सब्जेक्ट 12 साल तक पढ़ाया जा रहा है, तो उसके बाद 3-4 महीना वापस से पैसा देकर वो अलग से क्लासेस लेकर उन्हें सीखना, तो इसमें एक्चुअल सर गलती किसकी है? सिस्टम की या पढ़ाने वाले टीचर्स की या फिर उन स्टूडेंट्स की जो पढ़ नहीं रही है? नहीं, इसमें गलती किसी की भी नहीं है और देखा जाए तो जिम्मेदार सभी हैं। मैं उसको आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि आप सिर्फ इंग्लिश या कंप्यूटर के ही सब्जेक्ट के बारे में क्यों बात करते हैं। आप ये देखिए कि आपने जो है वो 9th में 10th में 8th में मैथ्स के भी जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, अगर आप 11वीं और 12वीं के बाद या अगर आप जो है वो इंजीनियरिंग की फील्ड में नहीं है, कंप्यूटर की फील्ड में नहीं है या किसी ऐसी फील्ड में नहीं है जिसमें मैथ्स का वो कॉन्सेप्ट आपको इस्तेमाल नहीं होगा, तो हो सकता है कि थोड़े वक्त के बाद आपको वो चीजें याद भी नहीं रहेंगी और उन चीजों के जरिए आप कुछ और काम कर भी नहीं पाएंगे। ये फैक्ट इस बात का है कि जो बेसिक एजुकेशन होती है, बेसिक एजुकेशन के अंदर सारी चीजों की बेसिक के ऊपर काम किया जाता है। बेसिक एजुकेशन से मुराद ये है कि जब बच्चा पहली में आता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में आता है, सेकंड में, थर्ड में, तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली उसको जो है वो उसकी अपब्रिंगिंग इस तरीके से करने की कोशिश की जाती है कि उसको सारी चीजों की थोड़ी थोड़ी मालूमात होती जाए, मालूमात बढ़ती जाए। आप उससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 10 साल के बाद जो है वो बच्चा जो है बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोलने लग जाएगा या फिर जो है वो कंप्यूटर के अंदर बहुत एक्सपर्ट हो जाएगा या 12 साल कंप्यूटर की नॉलेज लेने के बाद वो कंप्यूटर में प्रोग्राम तैयार, ऐसा मुमकिन नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारा सिस्टम इस तरीके से बना हुआ नहीं और वो मुमकिन भी नहीं है क्योंकि हर चीज का एक स्पेशलाइजेशन है। हाँ, ये हो सकता है कि आप जिस तरीके के माहौल में उसको डालते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि आप अगर किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो ऐसी सूरत में ये हो सकता है कि वहां पर चूंकि पूरा माहौल ही है, वहां पर जो है वो उस तरीके से बात की जाती है, या अगर किसी के घर में ही अंग्रेजी में बातचीत की जाती है तो वो बच्चा ऐसे बच्चे के मुकाबले में जो बच्चा अपने घर में, अपने अतराफ के माहौल में, अपने स्कूल के माहौल में उस जबान को, उस लैंग्वेज को नहीं बोलता, तो उसके साथ प्रॉब्लम होगी। मैं आपको उसकी एक और अच्छी एग्जांपल देता हूं। आप इस बात को जो है वो अंग्रेजी तक सीमित मत रखिए। मैं आपको एक एग्जांपल ये देता हूं कि मान लीजिए कि आप जिस जगह रहते हैं, आप जिस घर में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, वहां पर आमतौर पर ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है और आपको उनसे बातचीत करते करते ये आदत हो गई कि आप श का स बोलते हैं और ज का ज बोलते हैं, जिंदगी, है ना जी। और इस तरीके से जो है वो खुश होना, इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल। आप
तालीम हासिल करने के बाद भी हो सकता है आप ग्रेजुएट हो जाएं, लेकिन उसके बाद भी ये ऐन मुमकिन है, क्योंकि आपने बचपन से वैसे ही लोगों को बोलते सुना है और आपकी जबान भी वैसी होगी, इसलिए ये मसला आपके साथ भी आ सकता है, किसी के भी साथ आ सकता है। हाँ, ये जरूर है कि हम जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं, हम उसमें चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए चाहे वो सब्जेक्ट कंप्यूटर हो, चाहे वो कोई और लैंग्वेज हो, इंग्लिश हो या कोई भी लैंग्वेज, किसी भी जबान के बारे में हम बात करें, तो उसके अंदर सबके लिए जरूरी है कि आप उसके पीछे मेहनत कीजिए। आप जैसे मेहनत करेंगे आपका उसमें इंप्रूवमेंट आएगा और आपको जो है वो उससे बेनिफिट होगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये ठीक है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से बना हुआ है कि उसके अंदर सारी चीजों को एक साथ फोकस नहीं किया जाता। और मैं इसके ऊपर आपको एक बहुत अच्छा तंज़ो मिज़ा के एक बहुत बड़े लेखक रहे हैं यूसुफ नाजिम, उन्होंने कहा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हमारे निज़ाम तालीम में, हमारे शिक्षा के निज़ाम में दो ही चीजों की कमी है। एक जो है निजाम की कमी है और एक जो है तालीम की कमी, मतलब एजुकेशन की कमी है और उसके सिस्टम की कमी। तो ये है कि कहीं ना कहीं हमको उसकी जरूरत पड़ती है, तो उसको उसके हिसाब से हमको चलना चाहिए। तो सर इस चीज में मेरे को एक शॉर्ट और आंसर चाहिए इसी के रिगार्डिंग के, जो चीज बच्चा आफ्टर 12 3 to 4 मंथ्स के कोर्स में सीख सकता है और उसे फायदा भी होता है मेजोरिटी को, और वो क्लासेस वाले सिखाते हैं, तो क्या वो चीज हम 12 साल में, अब अच्छा अगर हम 12 साल हटा दे, सिर्फ 11 12 भी हम अगर हम पकड़े या 10 11 12, तो क्या वो जो 3 मंथ्स में जो सीख रहे 3 मंथ्स में, वो क्या वो 3 साल में नहीं सीख सकता सर? नहीं सीख सकता, बिल्कुल सीख सकता, लेकिन उसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है और उसका बहुत बड़ा जिम्मेदार जो है वो आज का स्टूडेंट तबका है। मैं आपको बात बताता हूँ, मान लीजिए आप जो है वो किसी स्कूल में हर स्टूडेंट को कंपेयर कीजिए। एक स्टूडेंट जो अपनी क्लासरूम के अंदर बहुत ध्यान देता है, अपने टीचर्स के ऊपर बहुत ध्यान देता है, टीचर्स से पूछता है, अपनी खुद की मेहनत करता है, वो ऐसे स्टूडेंट के मुकाबले में ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड होगा, ज्यादा वेल स्पोकन होगा, जो स्टूडेंट ऐसा नहीं करता। तो इसके अंदर स्कूल टीचर्स की जिम्मेदारियां तो हैं, लेकिन साथ ही साथ जो स्टूडेंट इसको सीखने की कोशिश कर रहा है, उस स्टूडेंट की भी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी इन चीजों के पीछे खुद कितनी मेहनत करता है। और ये जो पूरा एक, जिसको हम कहते हैं कि एक मुसल्लस, एक ट्रायंगल है, जिसके अंदर स्टूडेंट है, टीचर्स है और उसके पेरेंट्स है, ये तीनों का काम है। उसके अंदर और भी चीजें बढ़ गई है, आप उसमें सोसाइटी को ऐड कर सकते हैं, आप जो है वो अपनी सराउंडिंग्स को ऐड कर सकते हैं, आप उसके अंदर एजुकेशन को प्रोवाइड करने वाले इदारों को ऐड कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट को ऐड कर सकते हैं, ये सारे लोगों का काम। लेकिन इसके अंदर बुनियादी तौर पर सीखने वाले पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो खुद से भी कितना सीखने की कोशिश करें। तो कहीं ना कहीं इन चीजों पे फर्क पड़ता है, लेकिन बहरहाल स्टूडेंट को, टीचर्स को उसके पीछे मेहनत करेंगे तो यकीनी तौर पर होगा। और ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं भी हमारे पास। ओके, सो मतलब इसमें अगर मेजोरिटी मिस्टेक्स देखी जाए तो स्टूडेंट्स की है। मैं उसको मिस्टेक्स के बजाय ये कहूंगा कि थोड़ा सा और जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। हम हाँ, गैर जिम्मेदारी हम ये कह सकते हैं, मिस्टेक्स नहीं कहनी चाहिए। और वैसे भी स्कूल लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ के अंदर बच्चों की दिलचस्पी सिर्फ यही नहीं होती कि वो जो स्कूल में जाकर तालीम हासिल करें, एजुकेशन हासिल करें, उनकी जिम्मेदारियां और मतलब उनके इंटरेस्ट और भी होते हैं, तो उसकी वजह से भी उनके अंदर डिस्ट्रैक्शन है और भी चीजें जिसका असर पड़ता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सर, इसके आज लोगों का जो अटेंशन स्पैन है वो अप्रोक्स 8 सेकंड से भी कम हो गया है। अब ऐसा कहा जाता है कि लेस देन गोल्ड फिश से भी कम हो गया अटेंशन स्पैन, यानी 8 सेकंड से ज्यादा वो किसी चीज पर फोकस या कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता या सीखने पे उसकी कैपेबिलिटी कम हो जाती है। लेकिन हमारे जो लेक्चर्स होती है वो आज भी 40 मिनट्स तक के हो रहे हैं, 40 मिनट्स के हमारे क्लासरूम के लेक्चर्स हो रहे हैं और कंटिन्यूसली मॉर्निंग से लेकर 2 to 3 आवर्स तक के लेक्चर चलते हैं, देन ब्रेक, देन फिर लेक्चर्स होते हैं 40 मिनट्स के। तो क्या इस ऐसे सिस्टम में बच्चा पढ़ सकता है, लर्न कर सकता है? और अगर ये बेसिक सिस्टम में अगर ऐसा नहीं पढ़ाया जा सकता तो इसका कोई अल्टरनेट, या फिर अगर यही सिस्टम में बच्चे को पढ़ना है अपना कंसंट्रेशन बढ़ाकर, तो इसके लिए टीचर्स को क्या करना चाहिए जिससे बच्चों का अटेंशन बना रहे? देखिए, टीचिंग के अंदर तो अब बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो है वो ऑडियो विजुअल के जरिए, स्मार्ट बोर्ड के जरिए, बहुत सारे एजुकेशनल टूल्स आ गए हैं जिनके जरिए, प्रैक्टिकल मेथड के जरिए बहुत सारी नई नई चीजें आ रही हैं। क्लासरूम जो है वो डिजिटल होता जा रहा है, इन सारी चीजों से असर पड़ रहा है। तो इन सारी चीजों से असर पड़ेगा और बेहतर इससे तालीम होगी। जहां तक आपने ये बात की है कि बच्चों का अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, ये हकीकत बात है, आज रील्स का दौर है, लेकिन आप इस बात को भी
मानेंगे यकीनी तौर पर कि अगर आपको मैं जो है वो 5 मिनट का वक्त दूं और आपसे ये कहूं कि आप सिर्फ रील देखिए, और आप 5 मिनट में कितनी भी रील देख लीजिए, मान लीजिए आप पूरी पूरी रील देखते हैं तो 90 सेकंड या 60 सेकंड के मुताबिक जितनी भी आप रील देखते हैं 10-20 मिनट, लेकिन जब अगर वो रील मुकम्मल करने के बाद मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि बताइए आपने इसमें क्या 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 देखा है, तो आप जो है वो उस चीज को बताने के भी शायद काबिल है। आपको शायद उसमें से चंद एक चीजें ही याद रहेंगी, बाकी चीजें आपको याद नहीं रहेंगी, क्योंकि जो चीजें कम अरसे के लिए देखी जाती हैं, कम अरसे के लिए हमारे सामने होती है, हम उसको उतनी जल्दी ही भूल भी जाते हैं। इसलिए क्लासरूम की टाइमिंग के अंदर जो 40 मिनट का लेक्चर होता है, 40 मिनट्स के जो लेक्चर है, या बड़ी क्लासेस के अंदर चाहे वो इंजीनियरिंग या मेडिकल हो, वहां पर 1 घंटे 2 घंटे की भी लेक्चर्स होते हैं, उनका एक पूरा सिस्टम होता है कि किस तरीके से उन चीजों को स्टूडेंट्स के सामने रखेंगे। दूसरी बात ये होती है कि 40 मिनट्स के लेक्चर के अंदर टीचर से सिर्फ ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि वो क्लासरूम में आए और पूरे के पूरे 40 मिनट तक के वो वन वे कम्युनिकेशन के वन वे कम्युनिकेशन से कभी भी वो फायदा हासिल नहीं हो सकता जो 2 वे कम्युनिकेशन या फिर जो है कलेक्टिव स्टडी के जरिए होता है, जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि इंक्लूसिव स्टडी जिसको हम कह सकते हैं, जिसके अंदर आप चीजें डिस्कशन कीजिए, कुछ चीजें पूछिए, कुछ सवालात लीजिए और उनके ऊपर जो है वो आपसी गुफ्तगू के जरिए भी, तो इस तरीके का जब चीजें आएंगी तो उसमें जब स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो उनका सोचने समझने का तरीका भी बदलेगा और उनको उसके अंदर इंटरेस्ट भी पैदा होगा। और क्लासरूम की स्टडी में, क्लासरूम की तैयारी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वैसे टीचर, हम जो चीज स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, हम जो चीज स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो स्टूडेंट्स के लेवल पर आकर और स्टूडेंट के इंटरेस्ट को बरकरार रखते हुए, इंटरेस्ट को बढ़ाते हुए हमको स्टूडेंट्स तक के डिलीवर करना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट उसका एस्पेक्ट है और मैं नहीं समझता कि 40 मिनट बहुत ज्यादा अरसा है। अगर कोई टीचर बहुत अच्छे तरीके से अपना लेक्चर प्रिपेयर करता है और स्टूडेंट से पहुंचाता है तो 40 मिनट भी उसके लिए मेरा ख्याल है शायद कम पड़ते होंगे। तो इसी बात को मैं कंटिन्यू करते सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछूंगा आपसे कि टीचर ने अपना पूरा वेल प्रिपेयर्ड हो गया, अपने 2 वे कम्युनिकेशन ने कर भी लिए, टीचर्स ने अच्छा लेक्चर प्रिपेयर हो गया, अच्छा प्रेजेंट हो गया, बट अभी हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट जो है वो क्लासरूम से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, या हमें कह लीजिए उनकी लेजीनेस है, ये स्टूडेंट्स डिस्कनेक्ट हो रहे हैं आफ्टर के सारे टीचर्स अपने एफर्ट्स डाल दिए, तब क्या करना चाहिए सर? नहीं, ये जिम्मेदारी स्टूडेंट्स पर ही आती है, या हम ये कह सकते हैं कि इसके जिम्मेदार स्टूडेंट्स हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स, खास तौर पर जो लोग मतलब ट्यूशन क्लासेस जाते होंगे या फिर जो है वो कहीं और पढ़ते होंगे, आमतौर पर वो क्लासरूम की स्टडी पर इतना ध्यान नहीं देते। मैं हमेशा से एक बात का कायल रहा हूं कि आप कहीं पर भी कितना भी पढ़िए, मतलब आप चाहे घर पर स्टडी करते हो, आप चाहे अपनी सेल्फ स्टडी या कहीं ट्यूशन क्लास में जाते होंगे, लेकिन हर सूरत में क्लासरूम की स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो क्लासरूम के अंदर अगर आपकी तवज्जो बरकरार है, अगर आप टीचर की बात को सुनते हैं, क्लासरूम की स्टडी से ज्यादा बेहतर स्टडी मेरा ख्याल है कि और कहीं मुमकिन नहीं है, या मुमकिन हो सकती है क्योंकि और भी बहुत सारे आजकल जराए आ चुके हैं, लेकिन जो टीचर्स खासतौर पर प्रिपेयर करके क्लासरूम में जाते हैं वो बहुत सारी आगे की चीजों को जहन में रखते हुए आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। और क्लासरूम के अंदर मौजूद टीचर की पहली जिम्मेदारी ये होती है कि वो क्लास के उस बच्चे तक पहुंचने की या उसके ज़हनी सतह तक पहुंचने की, उसके मेंटल लेवल तक पहुंचने की कोशिश करता है जो सबसे कम समझता है। क्लासरूम में जो बच्चा फौरन समझ जाता है, जिसको फौरन सारी चीजें समझ में आती है, उसको थोड़ी देर के बाद जो है वो थोड़ा सा फील होता है कि ये चीज क्यों बहुत ज्यादा उस पर फोकस किया जा रहा है। लेकिन एक टीचर जो क्लासरूम के अंदर पढ़ाते हैं उनकी हमेशा कोशिश ये होती है कि क्लासरूम का जो सबसे देर में समझने वाला बच्चा है, मैं अपनी टीचिंग को उसके मुताबिक तैयार करूं और उसके मुताबिक उसको डिलीवर करने की कोशिश करूं। और टीचर्स को करना भी ऐसा ही चाहिए, क्योंकि हमारी कोशिश ये होती है कि क्लासरूम के हर बच्चे को वो सारी बातें समझ में आनी चाहिए। तो डिस्ट्रैक्शन की और भी वजूहत हो सकती है, स्कूल का माहौल हो सकता है, आसपास की चीजें हो सकती है, अपने दोस्त यारों के साथ क्लासरूम में बैठने की का रीजन हो सकता है, और भी इस तरीके की चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से क्लासरूम से स्टूडेंट डिस्ट्रैक्ट होते हैं। लेकिन मैं आपके इस पॉडकास्ट के जरिए सारे स्टूडेंट्स को एक बात ये कहना चाहता हूं कि आप कहीं पर भी पढ़िए, कितना भी पढ़िए, लेकिन क्लासरूम की स्टडी के ऊपर आपका फोकस अच्छा होना चाहिए। आप अपने टीचर्स की बातों को बगौर सुनिए और उनके ऊपर अमल करने की कोशिश कीजिए, यकीनी तौर पर वो आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। सो आपका मतलब ये आंसर से ये कंक्लूड था कि टीचर को ऐसा प्रिपेयर होना चाहिए कि वो सबसे जो लास्ट बच्चा क्लास का उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करे, ताकि सारे बच्चों के लेवल तक के वो सारी चीजें पहुंच जाए। और बच्चों को क्लास से कनेक्ट होना चाहिए जो क्लासरूम का एनवायरनमेंट है। बट सर आफ्टर कोविड हम ये देखे है
कि ऑनलाइन एजुकेशन आ गया है, ऑनलाइन बच्चे अब ऑफलाइन होने के बाद भी बहुत से बच्चे, मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट अपने जो कोर्सेज है वो ऑनलाइन परस्यू कर रहे हैं, बैठकर अपना घर से पढ़ रहे हैं। तो वही क्वेश्चन है सर कि ऑनलाइन एजुकेशन ने स्टूडेंट्स को एम्पावर किया है या उनकी डिसिप्लिन और अटेंशन स्पैन को वीक किया है, और इसका उनकी ओवरऑल लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है? नहीं, देखिए, कोविड के वक्त ऑनलाइन एजुकेशन का जो सिस्टम शुरू हुआ है, ऑनलाइन के अपने फायदे भी हैं और कहीं ना कहीं उसके जो है वो ड्रॉबैक्स भी हमारे सामने आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप छोटी क्लासेस के बच्चों को ऑनलाइन से कहीं ज्यादा बेहतर है ऑफलाइन पढ़ाएं, है ना। कोविड के दौरान हमने ये देखा कि छोटी क्लास में जाहिर सी बात है कि जब आप किसी घर में बच्चे को मोबाइल फोन दे देते हैं और ऐसी सूरत में बच्चा मोबाइल फोन लेकर के ऑनलाइन एजुकेशन चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म के जरिए हासिल कर रहा हो, उसका इंटरेस्ट उतना बरकरार नहीं रखता, क्योंकि एक तरीके से वहां पर भी टू वे कम्युनिकेशन नहीं होता और टीचर को वो स्क्रीन पर देखता है, मुकम्मल तौर पर नजर नहीं आता, फिर अकेले बैठा हुआ या आसपास घर के लोग हैं, दूसरे डिस्ट्रैक्शन, तो उससे फर्क पड़ता है कि वो उतना उसमें दिलचस्पी नहीं रखता। वो बच्चा दिलचस्पी इसलिए नहीं रख रहा है वहां पर ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर क्योंकि उस बच्चे को जबरदस्ती शायद इस बात पर मजबूर किया गया है कि आपको जो है वो ये ऑनलाइन के जरिए पढ़ना है। वहां पर उसका फायदा नहीं है, वहां पर उसका उल्टा नुकसान होगा। लेकिन आप ये देखिए कि एक बच्चा जो मेडिकल की, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसके लिए यकसुई से अगर हम ऑनलाइन एजुकेशन का जो है वो उसको फैसिलिटेट करते हैं, एक कंप्यूटर पर, एक लैपटॉप के ऊपर अगर वो बहुत अच्छे लेक्चर्स देखता है तो उसका बेनिफिट उसको मिलेगा। तो किसी स्टूडेंट के लिए हो सकता है कि उसका बेनिफिट इतना ना हो, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के लिए उसका बेनिफिट बहुत ज्यादा हो सकता है। तो ऑनलाइन एजुकेशन अपनी जगह पर जो है वो कुछ हद तक के उसके ड्रॉबैक्स जरूर हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि ऑनलाइन एजुकेशन से कोई फायदा नहीं है। अपनी जगह पर जो है वो मतलब बड़े क्लासेस के अंदर या जहां पर बच्चे की दिलचस्पी इस बात से होती है कि वो उससे सीखने की कोशिश करें, ऑनलाइन एजुकेशन उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। सो बेसिकली एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। yes. तो कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये डिपेंड्स करता है इंडिविजुअली स्टूडेंट्स के लिए कि आप किस तरह के लर्नर हो। आप अगर छोटे बच्चे हैं, छोटी क्लास के हैं, तो आपको क्लासरूम में जाकर प्रैक्टिकली फिजिकली होकर पढ़ना होगा अच्छे से। और अगर आप बड़ी क्लासेस के हैं और आप इंडिविजुअली अपने करियर पर फोकस कर सकते हैं तो ऑनलाइन एजुकेशन यूजफुल है आपके लिए। एंड सर, अभी जो लर्निंग्स हो रही है स्कूल में, आज के टाइम पर जो स्कूल्स है, चाहे हम प्राइवेट स्कूल बोले या इंडिविजुअली टीचर्स को बोला जाए, कि वो क्या ऐसे कोई सिलेबस ऐड करके कि इनकम स्किल्स कुछ सिखा सके, जैसे कि हाउ टू सेल्स, हाउ टू क्रिएट कंटेंट और हाउ टू नेगोशिएट, ऐसी जो स्किल्स हमारी लर्निंग प्लस अर्निंग फ्यूचर में हेल्पफुल रहे। तो क्या स्कूल्स को अपनी तरफ से ऐसे कोई कोशिश करके या टीचर्स को अपनी तरफ से कोई कोशिश करके ऐसी स्किल्स सिखाना चाहिए सर? बिल्कुल सिखाना चाहिए। और मैं आपको ये बता दूं कि अभी आपने अगर पिछले दिनों ये न्यूज सुनी होगी तो सीबीएसई ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। खासतौर पर सीबीएसई ने इस बात को किया है कि एक स्किल जो है वो स्टूडेंट सीख ले, और भी चीजें हैं उसके अंदर। और अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है उसमें भी स्किल सिखाने के ऊपर बात की गई है। अब ये अलग बात है कि स्कूल अपने तौर पर कितना कर सकते हैं। देखिए, स्कूल के अंदर अगर जो है वो प्रैक्टिकल बेस्ड माहौल बनाते हैं आप, और स्टूडेंट्स को ये करते हैं कि आप स्टूडेंट्स को उनकी जो ट्रेडिशनल तालीम है उसके साथ साथ आप कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज देने की कोशिश करते हैं, कुछ नई चीजें इंट्रोड्यूस करते हैं, एक पैरेलल सब्जेक्ट के तौर पर आप स्टूडेंट को बताने की कोशिश करते हैं, तो उसका डेफिनेटली फायदा होगा। और अब जो है वो टेक्निकल कोर्सेज के साथ साथ स्किल बेस्ड कोर्सेज की इंपॉर्टेंस, उनकी मांग बढ़ती जा रही है। स्किल बेस्ड कोर्सेज को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो उसको थोड़ा वक्त लग सकता है एकदम फुल फ्लेज शुरू होने में, लेकिन ये है कि इन चीजों की शुरुआत हो चुकी है और इसको महसूस भी किया जा रहा है। इसीलिए आईटीआई के कोर्सेज कहिए या स्किल इंडिया के कोर्सेज कहिए, इन चीजों को इंट्रोड्यूस करने का भी गवर्नमेंट का ये मकसद था कि हमारे वो स्टूडेंट्स जो बहुत सारे कोर्सेज कर रहे हैं लेकिन उनके अंदर उतनी कैपेबल नहीं है या उतनी स्किल्स नहीं है, उनको अलग से स्किल्स सिखाने की जरूरत पेश आए। अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स मुंबई के अंदर एक इदारा है, उसने जो है वो इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट्स के लिए, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए भी इस तरीके के कई एक कोर्सेज शुरू किए जिसके अंदर टेक्निकल स्किल्स सिखाई जाए। तो ये ठीक है कि इनको स्कूलों की सतह पर शुरू करना चाहिए, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो चाहे सेकेंडरी एजुकेशन हो। वो आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उसकी बात की गई है, तो होप के ये ऐसा होगा।
तो और बेनिफिट होगा हमारे बच्चों का। सो सर ये क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये है, अभी स्किल्स की पूरी बात हुई हमारी, सो इफ स्किल्स मैटर करती है, सो देन व्हाई डू कंपनीज स्टिल आस्क फॉर डिग्रीज? नहीं देखिए, इसमें असल में सबसे बड़ा मसला ये है कि आप ये समझते हैं कि आप अगर स्किल सीख रहे हैं तो शायद आपको डिग्री की जरूरत नहीं है। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दी है जिसमें मैंने बात कही कि इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट्स के लिए स्किल सिखाई जा रही है। Okay. या अगर कोई कंप्यूटर का कोर्स कर रहा है, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस कर रहा है, बीसीए कर रहा है, तो उसने एक बेसिक नॉलेज और जो है वो एडवांस लेवल की नॉलेज ले ली। लेकिन अब अगर उसको एक पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइज करना है ना, जैसे किसी को जो है वेब डेवलपमेंट में काम करना है, किसी को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम करना है, तो हो सकता है कि उसके लिए जो है कुछ पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को पढ़ना या पर्टिकुलर वेब डेवलपमेंट के कोर्सेज को कर लेना शायद उसकी स्किल को एनहांस करने का सबब बन सकता है। तो स्किल्स और डिग्री अपनी जगह दोनों इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं कह सकते कि आप स्कूल बंद कर दीजिए, मतलब स्कूल और कॉलेजेस बंद करके हम ये नहीं कर सकते कि चलिए सारे वर्कशॉप खोल दीजिए और आगे सीखें। उसकी वजह यह है कि स्किल्स को सीखने के लिए भी हमको थ्योरेटिकल चीजों को भी पढ़ना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जो है वो मोबाइल टेक्नोलॉजी सिखा रहे हैं और आप ऑटोमोबाइल सिखा रहे हैं, आप जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में सिखा रहे हैं, तो आपको इन चीजों की बेसिक नॉलेज बच्चे को थ्योरेटिकल देनी पड़ेगी कि भाई कार का ये जो है कार का टायर है, ये कार का इंजन है, ये मोबाइल का स्क्रीन है, ये मोबाइल के बटन है, ये मोबाइल का अंदर का मदरबोर्ड है, ये कंप्यूटर का स्पीकर है, ये कंप्यूटर का जो है वो फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है, वगैरह वगैरह, मतलब जो भी चीज है। तो स्किल को सिखाने के लिए जो बेसिक नॉलेज की जरूरत होती है वो हमेशा थ्योरेटिकल जरिए से आती है, और थ्योरेटिकल जरिए से ही जो हम इम्तिहान देते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, उन्हीं के जरिए हम लोग जो है वो डिग्री हासिल करते हैं, हम एक इम्तिहान पास करते हैं और उससे हमको डिग्री आती है। तो दोनों चीजें अपनी जगह जरूरी है, दोनों चीजों की अपनी इंपॉर्टेंस है, और उसके उन दोनों एक दूसरे का पार्ट है, ये कह सकते हैं हम लोग, दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट। बेसिकली इफ यू वांट टू डोमिनेट इन योर फील्ड, सो यू मस्ट हैव बोथ स्किल्स प्लस एजुकेशन, इट्स मीन डिग्री। तो आप मैं आपको डिग्री के ऊपर एक एग्जांपल और छोटी सी एग्जांपल देता हूं। मेरे पास कई एक स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पॉडकास्ट को सुन रहे होंगे तो वो उनके लिए भी ये बहुत काम की चीज है। अक्सर ऐसा होता है कि स्टूडेंट जो है वो 10th करने के बाद, 12th करने के बाद किसी जॉब में लग जाते हैं और उनको जॉब भी अच्छी मिल जाती है। 2 साल, 4 साल, 5 साल करने के बाद किसी इंडस्ट्री के अंदर जब वो जॉब करते हैं तो उनको सारी चीजें आ जाती है, वो स्किल सीख लेते हैं, काम करना आ जाता है। लेकिन कंपनी का एक रूल या कॉर्पोरेट्स का एक सिस्टम होता है कि अगर आपको जो है वो प्रमोशन चाहिए तो आपके पास जो है वो डिग्री होनी चाहिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए, या पर्टिकुलर लेवल पर पहुंचने के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब ऐसी सूरत में वो स्टूडेंट को काम सब आता है, लेकिन चूंकि अब उसके पास डिग्री नहीं है, इसके लिए वो शायद उस लेवल पर प्रमोट नहीं होगा। तो ऐसी सूरत में ऐसे स्टूडेंट जो अपनी एजुकेशन को छोड़ चुके होते हैं और उसके बाद जॉब में चले जाते हैं, उनके लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे तरीके इख्तियार कर लिए कि आप ये कीजिए कि आप डिस्टेंस एजुकेशन के जरिए, ओपन स्कूलिंग के जरिए अपनी क्वालिफिकेशन को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, ग्रेजुएट हो जाइए, उस फील्ड के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिए। उससे आपको बेनिफिट ये होगा कि चूंकि आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल और इंप्रूव होगी, आपकी दूसरी स्किल्स में बढ़ोतरी होगी, तो आप और तरक्की करेंगे अपनी उसी फील्ड में। क्योंकि आमतौर पर हम जिस फील्ड में काम करते हैं उसको एक अरसे के बाद सीख लेते हैं और उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं लेकिन इस तरीके से हमको जो उसके अंदर और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है, तो हमको ये करना चाहिए, हमको और अपने तौर पर जो है वो कोशिश करनी चाहिए। सर आज लोग करियर जो सेलेक्ट करते हैं, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स वो अपने बच्चों का करियर या स्टूडेंट्स अपना करियर मार्क्स की बेसिस पर चूज करते हैं कि अगर इतना परसेंटेज आए तो इतना, इतना परसेंटेज आए तो इतना। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अगर ज्यादा परसेंटेज आता है, हायर परसेंटेज, तो वो साइंस की तरफ जाते हैं। और उसमें भी ये देखा जाता है कि अगर जो साइंस लिया, एक मिथ बना हुआ है, तो आपका करियर सेट है। अगर आपने साइंस के अलावा कॉमर्स लिए तो आपका करियर मीडियम पर है, और अगर आपने आर्ट्स लिया तो आपका करियर ही खत्म। एक ऐसा मिथ बना हुआ है, तो इसकी ये क्या एक्चुअल में मिथ है कि रियलिटी है, इसको थोड़ा सा बताइए सर। ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, और मैं इस पॉडकास्ट के जरिए ये बहुत वाज़ेह तौर पर कह देना चाहता हूँ कि किसी भी करियर की चॉइस किसी भी स्टूडेंट्स को अपने मार्क्स की बुनियाद पर नहीं करनी चाहिए। आमतौर पर जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट के अंदर कई एक चीज़ों को बताया गया है कि किस तरीके से स्टूडेंट को अपना जो है वो करियर की चॉइस करनी चाहिए। स्टूडेंट को अपना इंटरेस्ट
अपना इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, अपना एप्टीट्यूड, इन सारी चीजों को देखते हुए करियर की चॉइस करनी चाहिए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जो है वो ये चीज पता कैसे लगाएंगे कि आपका एप्टीट्यूड क्या है, आपका इंटरेस्ट किस तरफ है। इसके लिए बहुत सारे एप्टीट्यूड टेस्ट डिजाइन किए गए हैं और बहुत सारे जो करियर काउंसलर्स होते हैं वो ये टेस्ट को भी लेते हैं। और मेरा ख्याल है कि 10th में जो स्टूडेंट्स हैं या 9th और 10th में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये एप्टीट्यूड टेस्ट में बैठना चाहिए, एप्टीट्यूड टेस्ट देना चाहिए, ताकि उसकी मदद से उनको ये पता चल सके कि एक्चुअली उनका जहन किस बेहतर से बेहतर करियर को चूज करने के लिए ज्यादा सही है, या वो किस करियर को अच्छे तरीके से चूज कर सकते हैं। तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी बात जो आपने ये कही कि ये वाकई मिथ है कि अगर आपका परसेंटेज 90-95% है तो ऐसी सूरत में जो है वो आपको साइंस ही लेना चाहिए, मेडिकल में ही जाना चाहिए, इंजीनियरिंग ही करनी चाहिए। ये एक्चुअली मिथ है। आप देखेंगे कि बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स जिनको जबरदस्ती मेडिकल में डाल दिया गया, शायद वो मेडिकल के लिए फिट नहीं थे और वो जाने के बाद वहां पर कॉलेज में 1 साल के बाद 2 साल के बाद ड्रॉप आउट हो जाते। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के साथ ये खास बात है। लोग ये समझते हैं कि इंजीनियरिंग की फील्ड में जाने के बाद आप इंजीनियरिंग में जाएंगे, और लेकिन ड्रॉप आउट्स की शरह या ड्रॉप आउट्स का रेट जो है सबसे ज्यादा, मैं समझता हूं एक बड़ी तादाद जो है वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की है जो ड्रॉप आउट्स होती है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमको समझना चाहिए और स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, पेरेंट्स को समझाने की भी जरूरत है कि हम किसी भी स्टूडेंट को सिर्फ उसके मार्क्स की बुनियाद पर जज करके किसी भी करियर में ना ढकेलें। मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं। लोग समझते हैं कि आर्ट्स की जो फील्ड है वो बहुत ही, मतलब जिसका सबसे कम मार्क्स है उसको आर्ट्स में डाल दो, आमतौर पर लोग ये समझते हैं। लेकिन आपको ये जानकर बड़ी हैरत होगी कि हमारे मुल्क का सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम होता है, जिसको हम यूनियन पब्लिक सर्विसेज यूपीएससी का एग्जाम कहते हैं, जिसके जरिए आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और दीगर जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं जिनका सिलेक्शन किया जाता है, उन इम्तिहानात की, उन एग्जाम्स की तैयारी के लिए जिन सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा स्टडी किया जाता है वो सब्जेक्ट सारे के सारे, या बेशतर सब्जेक्ट, उसमें से ज्यादातर सब्जेक्ट जो होते हैं वो आर्ट्स फैकल्टी से आते हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आर्ट्स की इंपॉर्टेंस कम है? अगर आपका मेडिकल की तरफ, इंजीनियरिंग की तरफ रुझान है तो ठीक है, आप साइंस और मैथ्स और बायोलॉजी के जरिए आप जाइए। अगर आपको जो है वो हिसाब किताब, मैनेजमेंट, ये सारी चीजें, अकाउंटेंसी, जमा खर्च और इस तरीके की चीजें पसंद है तो कॉमर्स आपके लिए। आपको लिंग्विस्टिक्स, सोशल साइंसेज, मॉरल साइंसेज, ऐसे सब्जेक्ट अगर आपको पसंद है तो आर्ट्स आपके लिए फील्ड है। आप टेक्निकल फील्ड्स में जा सकते हैं। आजकल बेशुमार कोर्सेस हैं। आप ये भी देखेंगे कि हर साल हमारे यहाँ जो यूपीएससी के रिजल्ट्स आते हैं उनके अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने मेडिकल कर लिया, एमबीबीएस डॉक्टर है, बीटेक की डिग्री उनके पास है, इंजीनियर बन गए, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने जो है वो यूपीएससी का एग्जाम दिया और आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर बने। ऐसे बहुत सारे लोग हैं और आप हर साल का रिजल्ट देखेंगे तो उसके अंदर ये चीजें नजर आएंगी। तो करियर के लिए कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम किसी को देखकर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं तो हम उस रास्ते पर चल पड़ते हैं। अगर हमारे अंदर उतना टैलेंट है तो हो सकता है हम उसमें कामयाब भी हो जाए या उस लेवल पर आगे चल के चले, लेकिन अगर हमारा इंटरेस्ट वहां बरकरार नहीं रहता, किसी दूसरी फील्ड के अंदर आता है, तो आप जो है उसको फील्ड को चेंज करके दूसरा भी कुछ कर सकते हैं। तो ये बहुत कॉमन चीजें हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता लोगों को मतलब स्टूडेंट्स को आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें समझ में आती है। तो इसके ऊपर बाकायदा वक्त देना चाहिए स्टूडेंट्स को भी, टीचर्स को भी, पेरेंट्स को भी, कि वो अपने बच्चों को समझने का मौका दें, खुद समझे और करियर एक्सपर्ट से बात करने के बाद ही उसके ऊपर डिसीजन ले और अपने करियर को अच्छा बनाए। सो बेसिकली सर, करियर किसी को अपने मार्क्स पर नहीं, अपने इंटरेस्ट एंड पैशंस पर लेना चाहिए, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आप फिट बैठते हो। तो एक और जो बड़ी प्रॉब्लम हम देख रहे हैं सर, और टीचर्स से हमको ये सुनने में आ रहा है, बच्चों से भी सुनने में आ रहा है कि एवरीवन इज सेइंग व्हाट टू चूज, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, बट नो वन इज सेइंग हाउ टू चूज, कि कैसे सेलेक्ट करना है वो चीज को। हमारे पास तो चैट जीपीटी को, गूगल को हम एक प्रॉम्प्ट देंगे, वो हमारे पास सारे लिस्ट ऑफ कोर्सेज दे देगा, लेकिन वो कोर्स मेरे लिए बेटर कैसे है, परफेक्ट कैसे है, ये कोई एक स्टूडेंट आफ्टर 10th एंड 12th स्टेप बाय स्टेप एक फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए अपना करियर सेलेक्ट करने के लिए, ये चीज में मैं फिट बैठ रहा हूँ, ये चीज मेरे लिए परफेक्ट है, हालांकि मेरा 90% आया तो साइंस नहीं, मेरे लिए ये चीज बेटर है। तो ये कैसे स्टूडेंट समझे सर? इसके लिए जो है वो सबसे अच्छा तरीका ये है, जो एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं उन टेस्ट के अंदर अपीयर होना।
एप्टीट्यूड टेस्ट एक्चुअली आपको यही करता है कि वो यही बताता है कि आपका इंटरेस्ट, आपका एटीट्यूड, आपका एप्टीट्यूड, आपके सोचने समझने की सलाहियत। और वो टेस्ट इतने अच्छे तरीके से डिजाइन किया हुआ होता है कि अगर एक 10th का स्टूडेंट्स ईमानदारी से, देखिए मेरा लफ्ज पर मैं जोर दे रहा हूं कि अगर आप ईमानदारी से उस, क्योंकि वो टेस्ट के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, बल्कि आपको अपने जहन से उन चीजों को अडॉप्ट करके जो है उसके आंसर करने पड़ते हैं। और उसके आंसर आने के बाद आपको ये बात, एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि 90% लोग जो है वो सही तरीके से अगर वो टेस्ट देते हैं तो वो लाजमी तौर पर अपने सही करियर को चॉइस करते हैं। तो एप्टीट्यूड टेस्ट एक जरिया है और बहुत इंपॉर्टेंट जरिया है जिसके जरिए आप उसको चूज कर सकते हैं। एक चीज और होती है कि माहौल का असर स्टूडेंट्स पर पड़ता है। अगर आप बचपन से, आपके घर में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं तो आपका लाजमी तौर पर रुझान, आपका एटीट्यूड जो है वो मेडिकल प्रोफेशन की तरफ जाता है। और अगर आप जो है वो उसके अंदर जाते, अगर आप जो है उसके अंदर मेहनत करते हैं तो आप यकीनी तौर पर उसमें भी कामयाब हो सकते हैं। आपको शुरू से किसी चीज के तौर पर अगर बताने की कोशिश की जाए कि आपको आगे चल के ये बनना है, आप ये करें, आपको उस तरीके से गाइड किया जाए, तो भी आपका एटीट्यूड जो है वो चेंज होता है उसके तई और आप जो है उस फील्ड में जा सकते हैं। लेकिन एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि सारे स्टूडेंट्स, खासतौर पर जिन्होंने 10वीं का इम्तिहान दिया हो, जिन्होंने 12वीं का इम्तिहान दिया हो और जो अभी 9th क्लासेस में है, उनको 9th में 10th के अंदर अपना एप्टीट्यूड टेस्ट करना चाहिए, एक्सपर्ट से मिलना चाहिए और वो अपने तौर पर करियर का सही डिसीजन ले सकते हैं। और फिर उसके बाद उनको ये तैयारी करनी चाहिए कि अगर मेरा इतना परसेंटेज आया और मेरे लिए ये कोर्स सही है तो अब मैं इस कोर्स को बेहतर तौर पे कहाँ से कर सकता हूँ, अच्छे कॉलेजेस क्या है, उसका सिस्टम क्या है, उसके एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे की जाएगी, उसकी फीस क्या है, फीस के अंदर स्कॉलरशिप अगर कहीं से हासिल करनी, तो ये सारी चीजों की तैयारी जो है वो स्टूडेंट्स को अपने 10वीं के फौरन बाद से शुरू कर देनी चाहिए। पेरेंट्स का रोल इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि मैं हमेशा एक बात ये कहता हूं और आज भी ये बात कहूंगा कि पेरेंट्स को अपने बच्चों की प्राइमरी एजुकेशन से ही फाइनेंशियल एजुकेशनल प्लानिंग करनी चाहिए। देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर मेरे पास एक बहुत अहम सवाल जो मैं आपसे अभी डिस्कस करना चाह रहा हूं, उसमें यह भी है कि बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास आते हैं और वो हमसे ये कहते हैं कि सर फला फला कोर्स के लिए स्कॉलरशिप कहाँ से मिल सकती है, क्या चीजें मिल सकती है। तो मैं पेरेंट्स को एक बात ये कहना चाहता हूं कि आपका बच्चा जिस फील्ड में भी जाना चाहता है, आज बहुत सारी गवर्नमेंट की, बहुत सारी कॉर्पोरेट्स की, बहुत सारी एनजीओज की स्कॉलरशिप होती है जो आपके बच्चों को मिल सकती है, स्कॉलरशिप मिलेगी। लेकिन एक बात आप याद रखिए कि किसी भी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले उसमें एडमिशन ले लें। आप इस बात को ऐसे समझिए कि आपका बच्चा इंजीनियरिंग में जाने वाला है, आपको इंजीनियरिंग के कोर्स के लिए जो है वो स्कॉलरशिप की जरूरत है, लेकिन जब तक कि आप एडमिशन नहीं लेंगे आप किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आप ये समझिए कि आपको पहले साल एडमिशन लेते वक्त की तैयारी खुद करनी पड़ती है। तो इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी है अपने बच्चों के तालीम के लिए, अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, कि आप किस तरीके से उनको जो है वो पहले साल में एडमिशन कराएं। फिर उसके बाद आप एनजीओ, गवर्नमेंट स्कीम और कॉर्पोरेट सीएसआर वगैरह की जो स्कीमें होती है उसके जरिए अपने बच्चों को जो है स्कॉलरशिप के लिए कोशिश कर सकते हैं। लेकिन पहले साल की एडमिशन के वक्त की जो तैयारी होनी चाहिए वो तैयारी आपको खुद करनी चाहिए, उसके बाद फिर आप इस तरफ जाइए। ये फाइनेंशियल प्लानिंग का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको ध्यान में रखिए। तो सर आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दी कि पेरेंट्स को अपने बच्चों की फाइनेंशियल प्लानिंग एजुकेशन के लिए बचपन से ही कर देनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि जब बच्चे का 12th होता है, ग्रेजुएशन होता है, फिर किसी बड़ी कॉलेज में एडमिशन लेना है, फिर वो पैसे के लिए परेशान हो जाते हैं और ये मेजोरिटी हम देखते हैं। एंड ये इसके साथ सर, फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ सर एक क्वेश्चन पेरेंट्स से रिलेटेड ये है सर कि किसी भी करियर सेलेक्ट करने में बच्चे की परवरिश में जो माँ बाप करते हैं, इसमें पेरेंट्स का प्रेशर जो होता है, प्रेशर कह लीजिए या फिर कह लीजिए सपोर्ट, दोनों हम टर्म्स यूज करेंगे, वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बच्चे को अपने करियर सिलेक्शन में, अपनी लाइफ में। और जो उनका एक पेरेंट्स का होता है गाइडेंस एंड कंट्रोल, तो गाइडेंस एंड कंट्रोल की जो लाइन होती है, ये लाइन कहां तक ड्रॉ होनी चाहिए कि यहां तक गाइडेंस है और यहां से इसके बाद से हम आपको कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये लाइन कहां ड्रॉ होनी चाहिए सर? बिल्कुल सही सवाल है और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास जो खासतौर पर कंफ्यूज रहते हैं अपने पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से। प्रेशर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप गाइड कीजिए, बताइए, मिलिए, बच्चे को समझाने की कोशिश कीजिए, सारी चीजें कीजिए। लेकिन आप ये सोचेंगे कि आपका बच्चा डॉक्टर ही बनना चाहता है, बनना चाहिए, जबकि बच्चा ये चाहता है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी करे या बच्चा ये चाहता है कि वो एमबीए करे, तो आप उससे बात कीजिए,
अगर उसका आपके तई, अगर आपकी समझ के मुताबिक या आपको ऐसा लगता है कि वो आपकी बात को समझ करके अडॉप्ट करता है तो ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं बच्चा ये इसमें इतना ज्यादा पैशनेट है कि इसको ये फील्ड में जाने देना चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि आपको उसको प्रेशराइज नहीं करना चाहिए और उसको जो है वो अपने तौर पर उस फील्ड के अंदर काम करने देने की कोशिश करनी चाहिए। तो देखिए, कोई भी हम मुस्तकबिल का प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, हम ये नहीं बता सकते कि कौन आगे जाकर के क्या कर लेगा या कौन बहुत बड़ा क्या बन जाएगा। लेकिन एट प्रेजेंट उस मोमेंट के अंदर उस बच्चे को जिस सपोर्ट की जरूरत होती है वो सपोर्ट पेरेंट्स की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, टीचर्स की तरफ से और हर उस शख्स की तरफ से मिलना चाहिए जो उसका खैर खा है, जो उसका वेल विशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी मेंटल अपब्रिंगिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो चीजों को अडॉप्ट करे, ना कि जो है उसका एक जो है वो क्या बोलेंगे प्रोटेस्टिंग बिहेवियर नहीं होना चाहिए शुरू से। तो इन सारी चीजों के लिए प्रेशर जो है वो उससे हटना चाहिए। प्रेशर के बजाय हमको उसको उसके डिसीजन को सपोर्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट करें और उनको करियर की चॉइस करने में मदद करें, उनकी भी सुने, अपने भी मशवरे दें, दूसरे लोगों से भी मुलाकात करें। लेकिन बहरहाल ये है कि प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। ओके, सो आई होप सो जो पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं वो ये चीज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे कि बच्चों को प्रेशराइज ना करें, जैसे सर ने बोला कि बच्चों को अपने, क्योंकि आप उन्हें कामयाब होते हुए देखना चाहते हैं, और बच्चों को भी चीज समझना चाहिए कि आपके पेरेंट्स आपको कामयाब होते हुए देखना चाहते हैं, ना कि वो आपको डॉक्टर और इंजीनियर बनते हुए देखना चाहते हैं। आप अगर अपनी लाइफ में किसी भी चीज से कामयाब हो रहे हो तो आपके पेरेंट्स ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाएंगे। और पेरेंट्स को भी यहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की आई थिंक सो सर जरूरत है, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स दोनों की। बिल्कुल। और सर इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन हमारा है कि बच्चा हमारे अपने पेरेंट्स के बाद सबसे ज्यादा वक्त अपने टीचर्स के साथ गुजारता है, तो अपने एक बच्चे के करियर ग्रोथ में या उसकी लाइफ को हम बोलेंगे परवरिश, दूसरी जो परवरिश होती है माँ बाप के बाद टीचर्स देते हैं, तो एक टीचर का क्या रोल प्ले होना चाहिए? क्या एक बेसिकली हम अगर पूछ सके तो एक आइडियल टीचर कैसा होना चाहिए एक बच्चे के लिए? सर नहीं, बिल्कुल सही बात यह है कि टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बल्कि टीचर्स का ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। उसकी आप बहुत छोटी छोटी एग्जांपल देख सकते हैं। आपके घर में कोई अगर छोटा बच्चा या बच्ची अगर आपके घर में होगी, जब वो अपनी प्राइमरी क्लासेस में रहते हैं तो वो घर पर आकर के आमतौर पर वो टीचर का खेल खेलते हैं। आप देखेंगे कि वो बच्चा हमेशा अपने उस टीचर की नकल करता है या उस टीचर के जैसा बनने की कोशिश करता है जो टीचर उसको सबसे अच्छे लगते हैं, बिल्कुल, जो टीचर उसके साथ बहुत प्यार मोहब्बत से पेश आते हैं, जिस टीचर ने उसको बहुत अच्छे तरीके से बताया, वो उसी टीचर की नकल करते हैं। ये बहुत बेसिक जो हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन टेंडेंसी है कि बच्चा ऐसा ही करता है। तो टीचर्स का रोल कितना इंपॉर्टेंट है, मेरा ख्याल है कि आप इस एग्जाम्पल से समझ गए होंगे। इस पर हम बहुत ज्यादा तफसीली बात नहीं भी करें तो भी ये बात हमको समझनी चाहिए कि एक स्टूडेंट की जिंदगी में उसके जो लाइफ चेंजिंग डिसीजंस होते हैं, वो लाइफ चेंजिंग डिसीजंस को लेने के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट जात, जो बहुत इंपॉर्टेंट हस्ती हो सकती है उसके पेरेंट्स के बाद या उसके पेरेंट्स के साथ, वो उसके टीचर्स हो सकते हैं। तो यहां से हमको ये बात समझ में आ सकती है कि टीचर्स का रोल एक स्टूडेंट की लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। वो उसका मेंटोर है, वो उसका फैसिलिटेटर है, वो उसका गाइड है, वो उसको रास्ता बताने वाला है, वो उसके साथ जो है वो उसकी जिंदगी को कामयाब बनाने में उसकी मदद, उसका टॉर्च बेयरर है। तो उसको कितने उसके अपने बच्चों के तई, अपने स्टूडेंट्स के तई काम करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टीचर्स का रोल हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है और रहती दुनिया तक टीचर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। स्टूडेंट्स की लाइफ को चेंज करने में टीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं और टीचर्स को उस तरीके से काम करना भी चाहिए। बिल्कुल सही सर। जैसे हमारे जो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया है एपीजे अब्दुल कलाम सर, उन्होंने भी अपने जो टीचर है उनको स्टार्टिंग से लेकर अपनी हर मोस्टली स्पीचेस में मेंशन करते हैं, उन्हें बताते हैं कि मेरे टीचर की वजह से मैं ऐसा कुछ बना। तो टीचर का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स रैप अप दिस पॉडकास्ट एंड थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पर आए। थैंक यू। और पॉडकास्ट एंड करने के साथ ये बात से मैं एंड करूंगा कि रैप करूंगा, ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है एंड मैं भी एक टीचर हूँ और ये हमारे साथ जो फहीम सर मौजूद है ये मेरे टीचर है। इन्होंने मुझे 11 से पढ़ाना स्टार्ट किया और इनकी दुआओं से, ऐसे मेरे काफी असातिज़ा है, उनकी दुआओं से, उनकी मेहनत, उनकी काविशों से आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और अब हम इस पॉडकास्ट के जरिए, इस चैनल के थ्रू और यहाँ पर हमारे जो गेस्ट है उनके थ्रू और फ्यूचर में फहीम सर और ऐसे जितने असातिज़ा है उनके थ्रू
हम बच्चों को, स्टूडेंट्स को और जितने यंगस्टर्स है उनको बेनिफिट पहुंचाने का पूरा पूरा ट्राई करेंगे। और जितनी भी उनकी थिंकिंग्स है, थिंकिंग्स में जो चेंजेस आना चाहिए आज के वर्ल्ड के अकॉर्डिंग, हम पूरी कोशिश वो करेंगे। सो आप हमसे इस चैनल के थ्रू जुड़ सकते हैं, ज्वाइंट हो जाइए। आपको अगर हमारा चैनल, हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तभी उसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर आपको नहीं पसंद आता तो आप अपना कमेंट हमारे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, हम उसके अकॉर्डिंग उसे इंप्रूव करेंगे। जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होंगे, आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे चलेगा, आप हमें कमेंट जरूर करिए, अपनी फीडबैक, अपने क्वेश्चंस हमें जरूर बताइए। एंड थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच।